आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी मैंने ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, ऐसे कि सपा जो चौथे पांचवें स्थान पर रहती थी वो पहली बार लोकसभा में सेकंड नंबर पे रही। पार्टी को छोड़ने की तो समाजवादी पार्टी में आज कर्मठ व संघर्षशील कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। जब चुनाव होता है तो वो गठबंधन और वो जो ऊपर आपको भीड़ और वो दिखती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बूथ से लड़ता है, एक संगठन से लड़ता है। तो जब वहाँ की तैयारी नहीं होती है तो सारा कुछ ये धाराशाही हो जाता है और जैसा का तैसा रहता है। और रही बात महिलाओं की अगर करें, जो आधी आबादी कही जाती है, तो उनको भी उचित सम्मान उस पार्टी में नहीं मिल रहा। तो यही सब कारण है जिससे जो वर्तमान पार्टी की जो कार्यशैली है उससे असंतुष्ट होकर ही मैंने ये कदम उठाया। शालिनी यादव, वो नाम जो सपा की तरफ से 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ। सोमवार को भारी दमखम के साथ उन्होंने भाजपा का पटका पहनते हुए मोदी योगी में आस्था जता डाली। शालिनी यादव की बात करें तो 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव ने उन्हें मैदान में उतारा और वो दूसरे नंबर पर रहीं। इससे पहले वो वाराणसी में 2017 के मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। परिवार की बात करें तो शालिनी यादव के ससुर एक समय कांग्रेस नेता रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन शालिनी के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर जब हमने उनसे बात की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसमें एक नाम शालिनी यादव का है। शालिनी यादव वाराणसी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी जिन्होंने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी में शामिल हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए शालिनी जी खुद ही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी, बहुत जल्दी जल्दी आप पार्टी बदल रही हैं। नहीं, देखिए, जब मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ बनारस, वहाँ से जब मुझे पहला मौका मिला कांग्रेस पार्टी से और वो मेरा राजनीति में पहला समझ लीजिए जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, तो मैंने जो मेरा परफॉर्मेंस रहा उसमें वो कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी से पीछे कांग्रेस रहती थी। वहाँ पहली बार सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही और मैंने अच्छे वोट भी पाए वहाँ से। और मुझे लगता है कि उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया था और वहाँ का जो मेरा परफॉर्मेंस था बनारस के शहर में, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इसलिए मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने का। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी मैंने ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, ऐसे कि सपा जो चौथे पांचवें स्थान पर रहती थी वो पहली बार लोकसभा में सेकंड नंबर पे रही और कांग्रेस जो सेकंड पर रहती थी और जिसके कद्दावर मंत्री, पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक अजय राय जी, उनकी जमानत जब्त हुई। तो जो ये आप चेंज की बात जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब एक फ्लो में अपने आप से शायद उसका बेस ये रहा कि मेरी परफॉर्मेंस जहाँ अच्छा रही वहाँ उसकी वजह से मुझे अन्य पार्टी में बुलाया गया, स्वयं बुलाया गया, मौका दिया गया और मैंने दोनों ही बार अपने दोनों ही चुनाव में किसी को निराश नहीं किया। समाजवादी पार्टी को छोड़कर के अब आप बीजेपी में आई हैं, तो क्या देखा बीजेपी में जिसकी वजह से आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी ने आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, बनाया था, तो अब बीजेपी में क्यों आने की क्या वजह है? देखिए, जो जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ बनारस, वो जब से 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी जब काशी के सांसद हुए और देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से काशी एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। और जब मैंने अपने दोनों चुनाव मेयर के और लोकसभा के जब बनारस से लड़े थे, तो जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में गई थी, आज 6 वर्षों के बाद मैं देखती हूँ कि उसमें से सभी सरकार के द्वारा वो सारे कार्य वहाँ पर किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिवेशन रहा कि जो मेरे मुद्दे थे, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ और जिन लोगों के लिए जो मैं चाहती थी, जो विजन था मेरा राजनीति में उनकी सेवा करने का, वो किसी पार्टी ने, किसी नेता ने उसको पूरे किए हैं। और रही बात
पार्टी को छोड़ने की, तो समाजवादी पार्टी में आज कर्मठ व संघर्षशील कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, मेरा अगला सवाल भी इसी बात पे था कि आखिर समाजवादी पार्टी का कुनबा छोटा होता जा रहा है। जो लोग थे, ओम प्रकाश राजभर चले गए, आप भी चले गए, मतलब जो एक लोकल लीडरशिप में आप लोग चेहरा थे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? देखिए वही जो कमियां रही उसकी कि पार्टी में जो आम कार्यकर्ता है, उसका जो एक किसी भी पार्टी की रीढ़ मानी जाती है, उसकी अनदेखी हो रही है। उसको कहीं ना कहीं अपमान सहना पड़ रहा है और अन्य लोग हावी हो गए हैं। और पार्टी में एक देखा जा रहा है कि एक सुख सुविधा वाली संस्कृति उसके वशीभूत हो गई है पार्टी। और ये भी देखिए कि जो उसका एक रोल है पार्टी का, एक सकारात्मक विपक्ष का निभाने की जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको ना करके केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं और वो जो जनता के लिए अच्छे कार्य कर रही हैं, उसका भी पार्टी बस विरोध करती रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इन्हीं सब का परिणाम है कि जो हाल में चुनाव हुए उसमें हम बड़ी ही शर्मनाक पराजय हमें देखनी पड़ी उसमें। और रही बात महिलाओं की, अगर करें, जो आधी आबादी कही जाती है, तो उनको भी उचित सम्मान उस पार्टी में नहीं मिल रहा है। तो यही सब कारण है जिससे जो वर्तमान पार्टी की जो कार्यशैली है, उससे असंतुष्ट होकर ही मैंने ये कदम उठाया है। आप जिस क्षेत्र से आती हैं वो पूर्वांचल का हृदय कहा जाता है, बनारस। और पूर्वांचल में 2022 के जब चुनाव हुए तो ओम प्रकाश राजभर वहां थे, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ सब, अब नतीजों के बाद उनका कहना था कि जो कुछ समाजवादी पार्टी को मिला वो उनकी दम पे मिला। आप तो वहां पे चुनाव लड़ी, संघर्ष किया, तो कितना श्रेय जाता है कि वहां पर ओम प्रकाश राजभर की वजह से आज जो समाजवादी पार्टी को सीटें मिली पूर्वांचल में, उसमें ओम प्रकाश राजभर का श्रेय है वास्तव में, कि वो सिर्फ वहां पे कह रहे थे कि ग्राउंड पे वास्तव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से ज्यादा उनकी पार्टी वहां पे काम कर रही है? देखिए कुछ क्षेत्रों में पूर्वांचल के मैं जरूर कहूंगी कि उनका कुछ प्रभाव है और वो उनका वोट बैंक है कुछ। लेकिन बनारस की बात करूं तो बनारस की राजनीति अलग राजनीति है। आप देखिए उनके बेटे चुनाव लड़े थे और वहां से चुनाव हार गए वो। तो बनारस की राजनीति मुझे लगता है कि जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है और वहाँ पे परफॉर्मेंस देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है। तो वो जो इतना दावा कर रहे हैं राजभर जी, उसमें क्या सच्चाई है इसका तो अब आगे के चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में तो देखिए उसका बहुत लाभ दिखा नहीं। जो जिस तरीके का माहौल था वो परफॉर्मेंस तो इस चुनाव में मिली नहीं, 22 के चुनाव में। तो अब आगे के चुनाव अब अलग हो गए हैं, अब लड़ेंगे, अब देखा जाएगा। तो मुझे लगता है तब बेहतर से आंकलन हो पाएगा कि वास्तव में कितना असर रहा किसका। बात अब अगर 2024 के चुनाव की करें तो पहले एनडीए के कंपैरिजन में या फाइट करने के लिए पीडीए आया और अब इंडिया आ गया है। कहाँ देख रही हैं एनडीए और इंडिया? देखिए एनडीए हो, इंडिया हो, गठबंधन तरह तरह के हुए हैं। बात आ जाती है कि मुद्दे अलग हैं, गठबंधन अलग है। हम भी, हमारी पार्टी जो भी जिसे मैं छोड़ के आई हूँ, उसने भी देखिए तरह तरह के गठबंधन किए, लेकिन ग्राउंड पे जाके वो सब फेल हो गए। तो उसका तो मुख्य कारण है कि जब तक जो कुछ ग्राउंड होमवर्क है, जो जनता से कनेक्ट है, जमीनी आपके कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करके उन्हें फ्रंट लाइन में लाना, ये सब जो, और अपने बूथ को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना, ये सब जो कार्य हैं। क्योंकि जब चुनाव होता है तो वो गठबंधन और वो जो ऊपर आपको भीड़ और वो दिखती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बूथ से लड़ता है, एक संगठन से लड़ता है। तो जब वहाँ की तैयारी नहीं होती है तो सारा कुछ ये धाराशाही हो जाता है और जैसा का तैसा रहता है। तो मूल बात यह है कि देखिए जब तक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब तक वो अपने ही पार्टी के स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेगी, उसको मजबूत नहीं बनाएगी बूथ लेवल तक, और तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय आज भाजपा के सामने कोई चुनौती बन सकता है। पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। आपने अभी बात की कि चुनाव के दौरान जो भीड़ दिखाई पड़ती है और बूथ लेवल का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव का जब रथ निकलता था तो हम लोग भीड़ बहुत देखते थे और नारे भी बहुत देखते थे, जय 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 अखिलेश और भैया वाली ब्रिगेड।
और तमाम कार्यकर्ता, आपको लगता है कि क्या जो मूलभूत कार्यकर्ता है और एक वो जो भैया ब्रिगेड कही जाती पार्टी के अंदर, वो कहीं उसकी वजह से इतना सब कुछ आज मतलब लगातार चुनाव हारने की वजह है? हाँ, बिल्कुल यही दिक्कत है कि देखिए जो जो जेन्युइन अनुभवी जो कार्यकर्ता है, जिसके पास अनुभव है और जो ज़मीन से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी है। उसको पीछे करके कुछ अनुशासनहीन भीड़ ने जो है वो कब्जा कर लिया है और उन्हीं को प्रोत्साहन किया जा रहा है और उन्हीं को जो है वो एक मतलब अनुशासनहीनता का माहौल जो बन गया है वहाँ पर, वो एक मुख्य कारण है जिसके चलते जो जेन्युइन वर्कर अपनी बात कहना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, वो भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। अब एक आखिरी सवाल, आप समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आई हैं, तो बीजेपी के लोगों से बात हुई होगी 2024 को लेकर के, उन्होंने अपनी पार्टी का रोड मैप, तो आपको लेकर के भी कुछ रोड मैप तैयार किया है कि क्या जिम्मेदारी, क्या होने वाला है? शालिनी यादव बनारस में उन्होंने मतलब मोदी से टक्कर ली है, तो मतलब जो सबसे बड़ा बीजेपी का चेहरा है उससे मोर्चेबंदी करने वाली मतलब नारी शक्ति का जो कहा जाए कि प्रतीक है शालिनी यादव, वो आई हैं, तो उनके लिए कुछ बीजेपी ने आपको बताया कि क्या होगा 2024 में शालिनी यादव के लिए? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में अपना जनसेवा कर रही हूँ उसमें मैंने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे मुझे कोई पद मिला, टिकट मिला, नहीं मिला, लेकिन मैं निरंतर अपने लोगों के बीच में हूँ, उनके दुख सुख में शामिल हूँ और अपना कार्य कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अब जहाँ पर मैं आई हूँ वहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जनहित का कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और उनका जो है पुरस्कृत भी किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझ में अगर वो काबिलियत होगी और जो संघर्ष मैं करती हुई चली आ रही हूँ, तो मुझे ज़रूर इसकी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं मेरा काम देखा जाएगा अगर, तो उसका इनाम मुझे ज़रूर मिलेगा। चलिए, थैंक यू। ये शालिनी यादव हैं जिनका भरोसा है कि उनकी जो कर्मठता है, जो उनकी लगन है अपने लोगों के बीच में काम करने की, जनता के बीच में काम करने की, उसका बीजेपी में सम्मान मिलेगा, उनको उसका इनाम भी मिलेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।